आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए मैथमेटिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच को आप स्टडी करते हो, लेकिन उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा बेसिकली फोकस करता है वेक्टर स्पेस पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एआई और एमएल के फील्ड में वैसे तो आप मैथ्स की डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी ब्रांचेस को स्टडी करने वाले हो, लेकिन लीनियर अलजेब्रा जो है वो पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो और किसी भी डेटा को हाई डायमेंशनल फील्ड में आप थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लीनियर अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके अंदर कौन से की टॉपिक्स हैं जो एआई और एमएल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है? तो आंसर है कि इसमें हमें पढ़ने होंगे वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेस, मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस के ऑपरेशंस भी हम इसमें देखेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट को भी हम लोग देखेंगे, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे डिटेल में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉर्म्स एंड डिस्टेंस मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनालिटी एंड ऑर्थोनॉर्मालिटी को भी हम डिटेल में समझेंगे, प्रोजेक्शंस करना एंड सब स्पेस, ट्रांसर एंड टेंसर्स ऑपरेशन। ये सारी जो स्टडी है, इसके बाद आप बहुत सारा डेटा आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, उसको इंटरप्रिटेट कर पाओगे, उसको विजुअलाइज कर पाओगे हाई डायमेंशनल फील्ड में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है ये किसके लिए है? तो आंसर है कि अगर आप ये कोर्स बिगिनर फ्रेंडली से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए आप चूज कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपका मैथमेटिक्स किसी भी वजह से काफ़ी टाइम से आपने टच भी नहीं किया है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बेसिकली हाई स्कूल लेवल तक का भी मैथमेटिक्स अगर आपका कवर है तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से यानी कि ABC से स्टार्ट करके Z तक आपको सिखाया है। तो इस कोर्स में कोई भी एनरोल कर सकता है। इस कोर्स को कोई भी वो पर्सन जो कि जिसकी एज 15-16 है, जिसकी एज 40+ है, एज मैटर नहीं करेगी। केवल क्या चाहिए, कुछ बेसिक फाउंडेशन मैथमेटिक्स का जो बिल्कुल बेसिक है वो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। अब ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो है स्पेशल वेक्टर्स। अब वेक्टर जो टर्म है ये बार बार यूज हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसकी बिल्कुल फॉर्मल अप्रोच हम लेकर चलते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला, एक तो है लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें हम वेक्टर को क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो वेक्टर टर्म है वो आपने साइंस में, फिजिक्स में सुना है, वो है वेक्टर्स इन फिजिक्स। तो हम इसको दो एंगल से देखेंगे, दो तरीके से देखेंगे। पहला लिस्ट ऑफ नंबर्स से और दूसरा वेक्टर इन फिजिक्स से। अब इन दोनों टॉपिक को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए पहले से? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रियल नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को। अब क्वेश्चन है कि सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स बेसिकली आपको पता होगा कि जितने भी आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर आपने ये सब पढ़े हैं, ये सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, तो याद रखिए, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो भी रियल नंबर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? तो आंसर है कैपिटल R का यूज करते हैं। अगर कोई भी नंबर रियल नंबर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बात का मतलब क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 तो एक रियल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पर √-1 लिखा हुआ है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर से, अगर यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो ये एक रियल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पर √-2 लिखा हुआ है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बस याद रखनी है कि रूट के अंदर अगर ये जो नेगेटिव में नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपने बेसिक लेवल पर पहले से सीख रखी होंगी। ओके, तो आप दो चीजें याद हो गई क्या? पहला, वेक्टर जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए या उनकी स्टडी दो तरह से कर सकते हैं। पहला लिस्ट ऑफ नंबर की फॉर्म में और दूसरा वेक्टर्स इन फिजिक्स की फॉर्म में।
और उनको पढ़ने से पहले दो बातों का याद रखना है। पहला, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो बच्चों कि सपोज करो मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हैं। मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट तो आप समझते हो, हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उसी तरह की एक लिस्ट बनाई हमने। बट ये जो लिस्ट है वो 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है, जो उनको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ठीक है, आउट ऑफ 100 उनको इस तरह से कुछ मार्क्स मिले, 75, 85, 95, 97, 85, 100, 98। ओके, ये मैंने एक लिस्ट बनाई। ओके, अब ये जो लिस्ट है इसमें जो हर एक नंबर है वो हर एक नंबर अलग अलग स्टूडेंट के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने उन स्टूडेंट्स के नाम भी रख दिए। लेटर से मैंने उनका नाम रखा, सपोज करिए M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिए कि मैंने, क्योंकि ये किसकी बातें हो रही थी, तो आंसर है मार्क्स की बातें हो रही थी। ये सब क्या लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने एक ही सिंबल यूज किया M, और M से मैंने इसको डिनोट किया है। और इनके नीचे मैंने यहां पर सबस्क्रिप्ट लगाई हैं, जो सबस्क्रिप्ट बताएंगी कि ये जो M5 है ये बताएगा कि वो 5th नंबर के स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए M1 कहीं पर लिखा हुआ है, तो M1 क्या बताएगा, जो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 75। ठीक है, जो लिस्ट में जो नंबर है। अब मान लो लिस्ट में अगर आपको चाहिए कि 7th नंबर पर कौन से मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7th नंबर पर जाना पड़ेगा, M7, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 98। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बताइए लिस्ट में 2nd नंबर पर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो आंसर है M2 इज इक्वल्स टू 85। ये देखिए, है ना आसान बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको, इस लिस्ट को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन सिंबल्स को भी मैंने क्या किया, M, जो मैंने जो मेन सिंबल चूज किया था, M चूज किया था, और उसके बाद 1 2 3 सबस्क्रिप्ट लगाई थी। तो वो अगर मैं उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं और बीच में कॉमा लगा दूं, करेक्ट, तो ये जो मेरे पास लिस्ट बन के तैयार हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर। क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फिर से, दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड लीनियर एरे या वेक्टर। तो ये वेक्टर की जो डेफिनेशन है, ये आपने पहले वेक्टर टर्म आपने सुना था, लेकिन वो साइंस में सुना था, फिजिक्स के अंदर। लेकिन अब आपने एक नए तरीके से वेक्टर को देखा। क्या, कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, उनको अगर हम लिस्ट कर दें, कॉमा लगाएं, ब्रैकेट में बंद कर दें और एक सिंबल से उनको रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक स्पेस है, इसमें एक कोई पॉइंट है। ओके, इसमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपके, क्या, 2 3। ये ठीक है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कहां पर है, तो आंसर है 2 डायमेंशन में है। कहां पर है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, तो आंसर है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें सिर्फ 2 डायमेंशन यानी कि 2 एक्सिस की जरूरत है, एक्स एंड वाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं और टेबल पर सेंटर में कहीं पर कोई एक कप रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, उस कोऑर्डिनेट को भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक वेक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर है। इस बात को ध्यान रखना। देखो आप याद करो, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पर कॉमा लगाना है और ब्रैकेट में क्लोज करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये बेसिकली क्या है, ये 2 डायमेंशन में वेक्टर है। एक किस में लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स को ही मैं क्या कह रहा हूं, 2 डायमेंशन में एक वेक्टर लिखा हुआ है। अब सपोज करो यही मैं 3 डायमेंशन में इसको लिखता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, ये ऐसे, ये 3 डायमेंशन में सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट हैं लेटर से A B C। ठीक है,
तो ये क्या है? तो आंसर है ये भी एक वेक्टर है। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वेक्टर कैसे है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये भी क्या है, एक वेक्टर है। अब एक बार फिर से, ये तो सर 2D की बात हो गई, ये 3D की बात हो गई सर। अब लेकिन क्वेश्चन है कि 3D से भी आगे क्या डायमेंशन होती हैं? तो आंसर है हाँ, कितनी डायमेंशन होंगी? तो हमने कहा n नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगी। और अगर n नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगी तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, उसमें जैसे मान लो यहाँ पर ABC लिया था हमने, इसी तरह से जैसे हम 2D में ऐसे ले लें A1 A2, ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे ले लें क्या, A1 A2 A3, ऐसे अपने कन्वीनियंट के लिए, जिससे कि ये पता चलेगा कि अगर ये 2 डायमेंशन में है तो यहाँ पर 2 तक जा रहा है इस लिस्ट में जो नंबर है, और अगर ये 3 डायमेंशन में है तो 1 2 3 ये 3 तक जा रहा है। तो सर अगर मान लो 5 डायमेंशन हुआ, तो अगर डायमेंशन कितनी हुई, 5 हुई, तो वो लिस्ट में बताइए कितने नंबर आएंगे? तो आंसर है सर 5 आएंगे, A1 A2 A3 A4 एंड A5। ये हमारी लिस्ट बन गई, ठीक है। इस लिस्ट में, इसको हम लिस्ट ना कहकर हम लोग क्या कहना स्टार्ट कर रहे हैं, अब से हम आदत बना लें अपनी कि ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। ये क्या है, एक वेक्टर। बट ये जो वेक्टर है इसमें कितना डायमेंशन यूज किया गया? तो आप कहोगे सर इसमें यूज किए गए 5 डायमेंशन। 5 डायमेंशन यूज किए गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है ये 5D में बना है। किस में बना है? 5D में। और ये वाला जो वेक्टर है, बताना ये कितने डायमेंशन यूज किए गए इसको लिखने के लिए, या ये कहां पर लाई कर रहा है, या इसको स्पेसिफाई करने के लिए कितनी एक्सिस का यूज किया गया? तो आप कहोगे सर 2 डायमेंशन का, तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 2D में लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से मैं पूछता हूं कि बताओ चलो इसको कितने में लिखा गया है, तो आप कहोगे सर इसको 3D में लिखा गया है। तो अब तक हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो 5D 2D 3D ये यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको आगे से ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे यूज करोगे सर? तो मैंने कहा आपसे कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कि ये लिखे हुए हैं क्या, रियल नंबर्स, ठीक है। और ये जो रियल नंबर हैं, ये इसमें रियल नंबर में कितनी एक्सिस का यूज किया गया है? तो हमने कहा 2 का, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, R2। कैसे पढ़ेंगे? R2। मैं इसको R2 बोलूंगा, ओके। तो ये R2 क्या दिखाएगा कि यहां पर कौन सा कितना नंबर ऑफ स्पेस है। तो यहां पर कितना जो स्पेस की वैल्यू है वो कितनी है, 2, ठीक है। ये 2D स्पेस है, ये क्या है, 3D स्पेस। तो इस 3D स्पेस को अब से हम आगे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आंसर है सर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R⁻3, ठीक है। तो इसको मैं R3 बोलूंगा, आप सोचना कि मैं R⁻3 कह रहा हूं। अच्छा बताइए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब हम आगे से? तो आंसर है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R⁻5। और ये R⁻5 का क्या मतलब है कि ये एक वेक्टर है, कहां पर, इन स्पेस R5, इन स्पेस R5, इन स्पेस में कितने डायमेंशन यूज हुए, 5। इसी तरह से मैं पूछूं आपसे n नंबर के लिए, अगर मान लो n नंबर ऑफ डायमेंशन है, तो बताओ उसका वेक्टर आप कैसे लिखोगे? तो आंसर तो सर बहुत सिंपल है, A1 A2 A3, इनके बीच में कॉमा लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कॉमा, और क्या लिख देंगे, AN। ये जो वेक्टर है इसमें जो वैल्यूज हैं, इसमें जो डायमेंशन है वो कितने डायमेंशन है? तो आंसर है ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन n स्पेस। किसमें लिखा हुआ है? इन n स्पेस। कितने डायमेंशन यूज किए हैं? n स्पेस। इसमें 2 स्पेस यूज हुए थे, इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। ये इसमें 3 स्पेस यूज हुए थे, इसमें 3, ये जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन में था, बेसिकली ऐसे कहना चाहिए। और ये जो है ये जो स्पेस है, ये इसमें कितने डायमेंशन यूज हुए हैं? n यूज हुए हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो बताओ n स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आंसर R⁻n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये समझ आया, ठीक है। तो अच्छा, ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक एक फॉर्मल अप्रोच से इसको स्टार्ट किया। अभी के लिए फिलहाल आप बस इतनी बात को समझ के रखो, क्या कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये टर्म अपने माइंड में फिक्स कर लो। अब इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो दूसरा जो टर्म है वो है वेक्टर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में, साइंस में हमने
वेक्टर टर्म पहले भी सुना हुआ है, आपने छोटी क्लासों में कहीं ना कहीं सुना होगा। अब वेक्टर्स का वहां पर क्या मीनिंग था? तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमने वहां पर पढ़े थे स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? तो आंसर है स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाइम। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बताने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि अभी 9 बज रहे हैं, जैसे इट्स 9 AM या 9 PM, मैंने कुछ ऐसा टाइम बताया। या मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी 9 PM टाइम हो रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन। इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि इन नॉर्थ डायरेक्शन। करेक्ट? समझ आ रही है बात आपको? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टाइम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। सिमिलरली जैसे एग्जांपल के लिए मास, ठीक है? अब जैसे मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, ओके, सेंस बनता है। लेकिन अगर मैं कहूं एक बॉडी है जिसका मास 2 kg इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्केलर्स क्या होते हैं? तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which possesses only magnitude and can be represented by a real number called scalars। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए टाइम या टेम्परेचर, जैसे इस रूम का टेम्परेचर भी कितना है, तो मैंने कहा इस रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा 200 केल्विन, ठीक है? तो मैंने जस्ट आपको मैग्नीट्यूड बता दिया, मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया उस टेम्परेचर के बारे में, ओके? या मुझे ये कहने की जरूरत थी कि 200 केल्विन हो रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन में, नो, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है? तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है? एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर है, ठीक है? तो स्केलर क्लियर हो गया। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी। दूसरे आते हैं फिर वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, डायरेक्शन भी चाहिए होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट या फोर्स या एक्सेलरेशन, है ना, या वेलोसिटी, ये सब क्या हैं? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको लिखने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि मास इज इक्वल्स टू 5 kg, ठीक है? तो ये जो मैंने 5 लिखा ये क्या है? तो आंसर है ये है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो kg लिखा है ये क्या है? इसकी यूनिट, ठीक है? तो ये 5 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बता दिया आपने। लेकिन अगर आपको एक फोर्स को बताना हो तो मैं कहूंगा फोर्स है 5 न्यूटन, बट मुझे साथ में क्या लिखना होगा? फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन भी होती है। तो मैंने कहा इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है? इन ईस्ट डायरेक्शन मैंने ये लिखा, ओके? तो अब मैंने क्या बताया? मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड भी बताया, ओके? मैग्नीट्यूड भी बताया एंड ऑल्सो मैंने ये ईस्ट क्या बताया? डायरेक्शन भी बताई, ठीक है? तो इस तरह से आप वेक्टर को कह सकते हो कि वेक्टर दो तरह से होते हैं, पहला तो लिस्ट ऑफ नंबर की फॉर्म में, और दूसरा वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब वेक्टर के बारे में जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसमें हमने एक बात और लिखी है, क्या? कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हैविंग एप्रोप्रिएट लेंथ एंड डायरेक्शन, ठीक है? विच कम आउट फ्रॉम सम गिवन रेफरेंस पॉइंट ओ आर कॉल्ड वेक्टर। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक स्पेस है, ठीक है? अब मैंने आपको बेसिक फॉर्मल अप्रोच तो बता दी थी इसको पढ़ने की कि ये जो स्पेस है, अब आप बता सकते हो देखकर ये कौन सा स्पेस है? तो आंसर है ये R3 स्पेस है। कौन सा स्पेस है? R3। समझ आया? कैसे पता चला सर आपको ये R3 स्पेस है? तो मैंने कहा मेरे पास दो तरीके थे। एक तो ये कि ये जो A पॉइंट है यहां पर, ठीक है, इसके पास जो एलिमेंट थे
इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट थे उनकी वैल्यू कितनी थी, कितने एलिमेंट थे, तो आपने कहा 3। तो मैं समझ गया कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर लाई कर रहा है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे क्या, स्पेस R3। मैं इसको R3 बोल रहा हूं, R पावर 3 ना बोलकर मैं सिर्फ जस्ट क्या बोलूंगा, R3। तो जब भी मैं R3 बोलूं तो आप सोचना कि मैं R पावर 3 कह रहा हूं, R रेज टू द पावर 3, ठीक है। ओके, तो स्पेस R3 में अब समझो, मान लो ये जो पॉइंट है ये यहां पर है, ओके। अब आप तो कह रहे थे सर ये जो लिस्ट है यही वेक्टर है, तो मैंने कहा हाँ ये वेक्टर तो है, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। अब वो जो लेंथ है वो कहां से आ रही है, कहां से स्टार्ट होगी, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, लेट अस से ऑरिजिन, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन हो। अब इस बात को भी थोड़ा समझ लो, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है सर, तो आंसर अब देखो, जैसे मैंने मान लो यहां पर एक लेंथ बनाई ये, ओके, और मैंने यहां पर कहा कि ये एक लेंथ है ए बी, ठीक है, ए से स्टार्ट हुई बी की तरफ जा रही है, ओके। तो अब आपको समझ आया कि ये ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ जा रहा है, तो ए यहां पर इसका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और कहां तक गया, वो पॉइंट है एक्चुअल में लाई कहां पर कर रहा है, बी पर। जो ये बी है ये बेसिकली क्या है, तो आंसर है ये एंड पॉइंट है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंड पॉइंट कहलाएगा, ओके। और ये जो ए है ये क्या है, तो आंसर है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जहां से ये लेंथ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये इस तरह से, इसको एरो भी बना देता हूं, ये यहां से। अब इस एरो को बनाने से क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ये मुझे ये पता चल गया कि ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और जिधर एरो बना होगा वो इसका एंड पॉइंट होगा। समझ आ गई बात। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर है वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ये मैंने एक एरो बनाया है और इस एरो की एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एक लेंथ होगी, एक एप्रोप्रिएट लेंथ होगी इसकी, ये बात ध्यान रखेंगे। और उस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, कि ये जो लेंथ है ये कहां से स्टार्ट हुई। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो R3 स्पेस में जो मैं रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहा हूं वो क्या लेकर चल रहा हूं, ऑरिजिन। याद रहेगा, ठीक है। अब ऑरिजिन से इस पॉइंट के लिए आपको एक वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आंसर है सिंपल है, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से स्टार्ट करिए और उस पॉइंट तक जाइए। ये एक वेक्टर बनके तैयार हो गया, ठीक है। इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या इसके रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आंसर है ये ऑरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो आंसर है A B C, ठीक है। और यहां से यहां आपने ज्वाइन कर दिया और इस वेक्टर का एक नाम रख दिया U। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरी वेक्टर इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट इफ O is chosen as रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अब किसी भी वेक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा, किसी भी वेक्टर को लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर है कि यहां से नहीं, हमेशा उसके एंड पॉइंट से लिखा जाएगा। मतलब कि अगर मान लो सर मुझे एक वेक्टर लिखना है U वेक्टर, तो मैं उसको कैसे लिखूं, तो आंसर है कि U वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC। U वेक्टर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि U इज इक्वल्स टू ABC। जस्ट बस इसको इस तरह से लिख देना, U इज इक्वल्स टू ABC। सिंपल है, समझ आई बात आपको, ठीक है। अब इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एंड पॉइंट से लेना देना है, कब, जब ऑरिजिन हो स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ऑरिजिन अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कुछ और हुआ, तब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम जो थ्रू आउट स्टडी करेंगे, उसमें हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेकर चलेंगे, तो आंसर ऑरिजिन को लेकर चलेंगे। और अगर ऑरिजिन को लेकर चलेंगे तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसके एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही काफी हैं। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो R3 में वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। अब इसके बाद दो इंपोर्टेंट बातें हैं, या मेरे को दो इंपोर्टेंट ऑपरेशन हैं वेक्टर के। वेक्टर तो अब तक आपको समझ आ गया होगा, वेक्टर क्या है।
तो मैंने कहा एक तो वेक्टर को समझने के लिए हमने कहा वेक्टर को एक तो लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, उनके बीच में कॉमा लगा दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया जाएगा और उस वेक्टर का एक नाम रख दिया जाएगा। एक बात। दूसरा एंगल है देखने का कि फिजिक्स में जब हम देखते हैं वेक्टर को तो उसमें हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमने कहा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, जिसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ आ गई, तो वेक्टर समझ में आ गया कि वेक्टर है क्या। ठीक है, वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दो है। पहला, एक तो ओ से लेकर ए तक जो आपने एक वेक्टर बनाया था एरो वाला, एक तो वो, और दूसरा जो इसमें आपने एक लिस्ट बनाई थी, दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो है। लेकिन क्या ये दोनों मेथड अलग अलग हैं? तो मैंने कहा नो, ये दोनों मेथड अलग अलग नहीं है, वो एक ही बातें हैं। क्योंकि आप देखो ये मैंने क्या लिखा, ये लिस्ट की फॉर्म में ही तो लिखा, और ये मैंने कहा क्या कह रहा हूं कि यू क्या है, एक वेक्टर है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, केवल इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसको देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब आगे से जब भी मैं वेक्टर कहूं तो आप कुछ एरो के बारे में मत सोचना, आप उसको हमेशा लिस्ट की फॉर्म के में सोचना। हमेशा ध्यान रखोगे इस बात को, जब भी मैं वेक्टर कहूं तो ऐसा मत सोचना कुछ एरो बनाते हैं, चलो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नो 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 नो, आप उसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करना, लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वेक्टर के। पहला है वेक्टर का एडिशन और दूसरा है किसी स्केलर का किसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। ये दो ऑपरेशन ऐसे हैं जिनको आपको मास्टर करना है। ठीक है, तो पहला एडिशन के बारे में सोचते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, एक कोई पॉइंट है ये, ठीक है ये, और एक कोई पॉइंट है ये। ओके, अब इस पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जब भी मैं कह रहा हूं तो मैं लिस्ट फॉर्म कहूं तो आप सोचना अच्छा वो लिस्ट की फॉर्म में, ब्रैकेट वाला, वो डॉट डॉट कॉमा लगाकर, है ना। और जब भी मैं कहूं वेक्टर फॉर्म में तो आप सोचना मैं एरो वाला कह रहा हूं। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। कैसे करूंगा? तो आंसर सर इसका रेफरेंस पॉइंट ढूंढो, और रेफरेंस पॉइंट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो ऑलवेज कौन सा लेकर चलेंगे, तो आंसर ऑरिजिन लेकर चलेंगे अभी के लिए हम। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहां से स्टार्ट करो, ये स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक ले गए, ये एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया v। इसी स्पेस में अब बताओ ये कौन सा स्पेस है, तो आंसर है सर ये r⁻³ वाला स्पेस है, R3 स्पेस बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, इस R3 स्पेस में एक और कहीं पर कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आंसर सिंपल है, ऑरिजिन से जाएंगे और उस डायरेक्शन में वहां तक उसको लेकर जाएंगे, इस लेंथ को उस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बनके तैयार हो गया u। ओके, और इसके एंड पॉइंट हैं a b c। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर u जिसके एंड पॉइंट हैं a b c, एक है वेक्टर b जिसके एंड पॉइंट हैं a डैश b डैश c डैश। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड कराना है, u प्लस v निकालना है। कैसे निकालोगे सर? बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, वेक्टर अलजेब्रा में एक लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, उस पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। वो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है सर? वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मान लो कि आपने नहीं पढ़ा है एग्जाम्पल के लिए, हालांकि इस लेवल तक अगर आप पढ़कर आ रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। लेकिन मान लो चलो किसी को बिल्कुल भी नहीं पता कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो एक बार समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम कैसे बनाया सर आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ये बनाया था, एक ये बनाया था, और एक वेक्टर और बना दिया मैंने। वो जो वेक्टर है वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो यहां पर इनके बीच में कहीं पर बना दिया, सच दैट कि अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचूं और यहां पर एक लाइन खींचूं तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो ये डायगोनल का काम करेगा, हाँ या ना? सही बात है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर ये किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, ये क्या है? किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, तो जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा।
क्लियर हो गई बात? क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? याद करो, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि देखो, ये मान लो मैं इसका नाम रखता हूं, जैसे ये पॉइंट है सपोज करो A, ये पॉइंट है सपोज करो B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है O। तो OABC ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये U और V ये दो वेक्टर हैं, ये किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, तो जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल है। तो सर ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि मेरे पास U है और V है जिनके कोऑर्डिनेट ABC हैं। U के कोऑर्डिनेट क्या थे? ABC। या मैं कहूँ U वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ABC से। V वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A डैश B डैश C डैश से, है ना? ऐसे ये लिस्ट की फॉर्म में कर रहा हूं मैं। और U प्लस V फिर क्या होगा? तो आंसर है U प्लस B, जस्ट एंड पॉइंट को बस ऐड कराकर निकाल लिया जाएगा। मतलब ये कि U प्लस V इक्वल होगा उस केस में किसके? A प्लस A डैश, यानी कि जो पहली वैल्यू है ना, उस लिस्ट की जो पहली वैल्यू है उसको दूसरे वेक्टर की पहली वैल्यू से ऐड करा दो, कॉमा दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ऐड करा दो, कॉमा थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से ऐड करा दो। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। तो वैसे तो वेक्टर को ऐड करना कितना मुश्किल होता, लेकिन वेक्टर को जब आप ने लिस्ट की फॉर्म में पढ़ लिया तो देखो कितना आसान हो गया। क्या करना है? कुछ भी नहीं, ये पहला वेक्टर है, लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, दूसरा वेक्टर है, लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इस लिस्ट की, जब भी मैं लिस्ट कहूंगा तो मैं मतलब वेक्टर कह रहा हूं, इस वेक्टर की पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से ऐड कराना है, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास यहां पर n नंबर ऑफ स्पेस में भी होता तो उसका वेक्टर एडिशन अब मुझे आता है। कैसे करना है? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर ये n स्पेस में होता तो यहां पर n नंबर तक जा रहे होते एलिमेंट्स, ये भी n नंबर तक जा रहे होते। अब उनको ऐड करने का तरीका क्या होता n स्पेस में? तो आंसर सिंपल है, पहले को दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और nth वाले को nth वाले से ऐड करा देंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। ये समझ आया? अब इसके बारे में, एडिशन के बारे में बहुत डिटेल में बातें हम यहां नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो सर? जब भी हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो हम मैट्रिसेस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार मैट्रिसेस को इस कॉन्सेप्ट में अंदर आने दो, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने डिटेल में आपको वेक्टर एडिशन बताया और मल्टीप्लिकेशन बताया। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको वेक्टर एडिशन समझ में आ गया कैसे करते हैं। एंड पॉइंट को, जो एंड पॉइंट हैं उनको बस जस्ट उनकी वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करते जाना है। ओके, दूसरा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है सर? देखो, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई एक वेक्टर है जिसका रेफरेंस पॉइंट था O, ओके, एंड इसके एंड पॉइंट थे ABC, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करा दिया। K यहां पर कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब डिपेंड करेगा, देखो K की दो वैल्यू हो सकती हैं बच्चों, जैसे K की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, हाँ या ना? कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। K की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। लेस देन 0 भी हो सकता है K, और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। लेस देन 0 हुआ मतलब K की वैल्यू नेगेटिव है, और ग्रेटर हुआ तो यानी K की वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, अब मान लो K की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस बात का क्या मतलब है? K की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं, जैसे मान लो एक वेक्टर है U वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा पेशेंस से समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है U वेक्टर, ओके, अब और K की वैल्यू है, मैंने माना चलो 2, ठीक है, K की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अगर K की वैल्यू 2 है तो यहां पर जो 2U होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? तो आंसर है 2A, 2B एंड 2C। सिंपल, हाँ है ना? अगर सर यहां पर K की वैल्यू 3 होती तो आंसर है 3A, 3B, 3C हो जाता। समझ आ गई बात? अगर मान लो K की वैल्यू -2 है, चलो मैंने यहां पर लेकर चला कि K की वैल्यू कितनी ली मैंने? -2 लिया। इस वाले केस में हमने K की वैल्यू 2 ली थी, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर K की वैल्यू -2 है तो ये -2U आएगा, और ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है -2A, -2B एंड -2C के। सही है? ऐसे। तो ये तो बहुत आसान है सर। अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो सबको, ईच एलिमेंट को, और -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करा दो। इतना सिंपल है? तो आंसर हाँ, इतना ही सिंपल है।
लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो, अगर स्केलर जो है वो पॉजिटिव है आपका, या मैं कहूं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है। मतलब ये कि मान लो ये एक वेक्टर है u वेक्टर, ओके। अब इस वेक्टर में आपने पॉजिटिव k से मल्टीप्लाई कराया तो इसकी जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, अपना डबल हो जाएगा। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये इसका हर एक एलिमेंट अपना डबल हो गया ना, तो ये वेक्टर की लेंथ है वो डबल हो गई, ठीक है, लेकिन उसी डायरेक्शन में डबल हुई। मतलब ये कि जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये 2u बनाया तो ये भी इसी डायरेक्शन में 2u हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं की। लेकिन अगर मान लो आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो जब ये वेक्टर आप बनाओगे u वेक्टर, मतलब -2u वेक्टर बनाओगे, तो वो इस डायरेक्शन में ना बनाकर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। समझ आ गई बात? तो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम ही रहती है, और अगर नेगेटिव होता तो मैं यहां से इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाता ऐसे, और उस केस में ये क्या होता, -2u। और अगर ये 2u बनाना होता तो ये इसी के आगे ही बनाया जा सकता है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की बात समझ आ गई। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है इफ ABC इज द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर u, देन KA KB KC इज द एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा KU को, और उसकी डायरेक्शन सेम होगी अगर वेक्टर जो है वो मैं k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। समझ आ गया? तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। तो बताओ फिर से, चलो कोई एक वेक्टर है, मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ये कोई एक वेक्टर है v वेक्टर, और ये है w1 w2 w3, ठीक है, इस तरह से, और w4 इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये कौन से स्पेस में लिखा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे, बोलो। तो आंसर है सर दिस इज इन स्पेस R4, करेक्ट। ये बात समझ आती है अब आपको? अच्छा, दूसरी बात बताओ, इस वेक्टर को अगर मुझे k से kv निकालना है तो बताइए कैसे निकालोगे? तो आंसर सिंपल है, इस k का ईच एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बताइए वो क्या रहा होगा? तो आंसर है kw1 कॉमा kw2 कॉमा kw3, है ना, कॉमा kw4, और ये आपका वेक्टर बन गया kv, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो क्या इसके स्पेस में चेंज आया? तो सोचो इस बात को। तो आंसर है नो सर, चेंज नहीं आया, क्योंकि बस मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरी लिस्ट के अंदर, या मेरे जो वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो इसलिए ये जो k इंटू वी कराया है ये अब भी स्टिल कौन से स्पेस में है? तो आंसर R⁴ में है। ये समझ आया आपको? ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जो वेक्टर होते हैं उनको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक लिस्ट की फॉर्म में और एक एरो से। एरो के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और एक एंड पॉइंट चाहिए। और वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जिनमें से फर्स्ट था एडिशन और दूसरा था किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना। एडिशन कराने के लिए जस्ट एंड पॉइंट को ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट को, ठीक है। और जो स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप ईच वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो उस स्केलर से, तो वो निकल कर आ जाता है। बट बस इस बात का ध्यान रखना है कि k की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में ना रहकर बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? अब देखो, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक अब समझ में आने लग गया, तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके आंसर आप इतनी आसानी से कर पाओगे कि आप चाहे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब आप देखोगे कि आप अपने आप से आंसर भी करने लग गए हो। देखो, अभी मैं 2-3 मिनट बाद इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। देखो, वेक्टर्स इन Rn, वेक्टर्स इन n स्पेस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स इन n स्पेस। R⁴n का मतलब क्या होगा? वेक्टर इन n स्पेस, ठीक है। अब फिर से, अब इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि n स्पेस क्या है, R⁴ का क्या मीनिंग है, R⁴2 का क्या मीनिंग है। हालांकि मैं आपको अभी तक इतना बता चुका हूं कि आप इन सब के आंसर बड़े आसानी से कर पा रहे होगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक वेक्टर है u, ठीक है, और उस वेक्टर के एंड पॉइंट हैं a b c, ओके। तो अब यहां पर इसको हम लोग पढ़ते हैं
ये जो u वेक्टर है इसके ट्रिपल हैं ये ए बी सी, ट्रिपल पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वैसे आप इसको वैसे कैसे पढ़ते हो, तो आप कहते हो एक वेक्टर है u जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, b, c, या आप कहते हो कि ये एक वेक्टर है जिसके एंट्रीज हैं a, b, c, या आप कहते हो कि इसके एलिमेंट हैं a, b, c, ठीक है। या आप इसको पढ़ सकते हो कि ये जो u वेक्टर है दिस इज u वेक्टर विद ट्रिपल्स a, b, c। तो इसको क्योंकि 3 हैं ये एलिमेंट इसलिए इनको ट्रिपल कहते हैं, समझ आ गई। और इसको पढ़ोगे कैसे, तो आप ऐसे पढ़ोगे, दिस वेक्टर इज इन R3 स्पेस, ठीक है। मैं R पावर नहीं बोलूंगा, मैं R3 कहूंगा तो आप सोचना मैं R पावर कह रहा हूं। दिस वेक्टर इन R3 स्पेस, ये समझ आया, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसमें इस तरह से n नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं n ट्यूपल्स। क्या बोलेंगे? n ट्यूपल्स, ठीक है। जैसे इसको ट्रिपल बोल रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? n डैश ट्रिपल्स, ठीक है। अच्छा, अब और फिर से, अब ये जो वेक्टर है इसमें कितनी एंट्रीज हैं? तो हमने कहा n नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। या मैं ये कहूं कि इसमें कोऑर्डिनेट के कितने कंपोनेंट हैं? तो हम कहेंगे n नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं। या मैं कहूं इसमें कितने एलिमेंट लिखे हैं? तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट, n नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं। या यहां पर कितने स्केलर हैं? ये दरअसल ये जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड ही तो है, और जो लिस्ट में जो वैल्यूज होती हैं वो सब क्या है? दरअसल मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। तो मैं ये कहूं कि इस वेक्टर में कितने स्केलर का यूज हुआ है, तो आंसर है n स्केलर का यूज हुआ है। तो ये सब एक ही बातें हैं, ध्यान रखना। इनको कोऑर्डिनेट, कंपोनेंट कहो, कोऑर्डिनेट कहो, कंपोनेंट कहो, एंट्रीज कहो, एलिमेंट कहो, स्केलर कहो, सब एक ही बात है। तो कहीं पर मैं स्केलर बोलूंगा, कहीं पर कंपोनेंट कह दूं, कहीं पर मैं एलिमेंट कह दिया करूं, तो आप कहीं पर कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है इसमें n स्पेस यूज किए गए। अब आप उस दुनिया के बारे में सोचो, इसी दुनिया के बारे में सोचना है। ये जो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इसमें हम चीजों को देख रहे हैं 3D में, यानी कि 3 डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओके। लेकिन इससे बियॉन्ड देखना है अगर आपको, तो आप सोचो n नंबर ऑफ स्पेस के बारे में। तो जब आप बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, तो वहां पर हम लोग n स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में हम किसकी बात करेंगे? n स्पेस की बात करेंगे। वहां पर हम अपनी लिमिट सिर्फ 3D तक ही नहीं रखेंगे, हम वहां पर 10 नंबर ऑफ डायमेंशन, 100 नंबर ऑफ डायमेंशन, n नंबर ऑफ डायमेंशन की बातें करेंगे। और तब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को इस तरह से, इन r पावर n स्पेस। इसको n स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर यहां पर n एलिमेंट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ये इसको जस्ट वेक्टर कह सकते हो या एक पॉइंट कह सकते हो कि u एक पॉइंट है, या जस्ट इसको सिंपली आप क्या कह सकते हो? एक वेक्टर है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर तो अब तक सर समझ आ गया कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर में कोई भी वेक्टर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और वेक्टर जिसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? तो आंसर है कि यहां पर देखो इस तरह से एलिमेंट लिखे हुए हैं, वो सारे एलिमेंट 0 0 0 0 हैं। सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 0 0 हैं। तो ऐसा जो वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। तो फिर से जीरो वेक्टर क्या होता है? तो आंसर है ऐसा वेक्टर जो कि n स्पेस में लिखा गया हो, लेकिन उसकी सारी एलिमेंट या सारी एंट्रीज क्या हो? जीरोज हो। अगर वो सारे जीरो हैं तो हम क्या कहेंगे? कि वो एक जीरो वेक्टर है। ये समझ आया? ओके, चलिए तो आपका एक टेस्ट ले लेते हैं और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और देखता हूं कि आप बता पाते हो कि नहीं कि वो कौन से स्पेस में है गिवन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वेक्टर्स गिवन है, उनके स्पेस लिखकर बताने हैं आपको। तो पहला जो वेक्टर है ये किस स्पेस में लाई करेगा? आपको क्या करना है, अगर आपको इनका आंसर आ रहा है, ठीक है, और आप इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर आपने इनके सबके आंसर बिल्कुल ठीक किए हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप ये कोर्स के अंदर अगर आप देख रहे हो, ऐप पर देख रहे हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में, जो आपका ऐप का जो चैट सेक्शन है जिसमें आप मेरे साथ चैट करते हो, उसमें आपको ज़रूर बताना है कि आपके इनके सबके आंसर ठीक आए थे या नहीं आए थे, ठीक है।
तो पहला जो स्पेस है ये, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं या मैं कहूँ दो एलिमेंट हैं, तो इस स्पेस का नाम होगा, ये जो वेक्टर है दिस इज लाई इन स्पेस R2, करेक्ट। यहां पर भी दो एलिमेंट हैं, तो मैं कहूंगा ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इन स्पेस R2। ओके, सिमिलरली इस वेक्टर का बताइए ये कहां पर लाई कर रहा है, ये एक जीरो वेक्टर है या नहीं, पहले तो ये बताओ आप। तो आंसर है हाँ सर, ये एक जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसमें जो सारी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, ठीक है। तो ये एक जीरो वेक्टर है, और ये कहां पर लाई कर रहा है, तो आंसर है दिस वेक्टर इन स्पेस R3 एंड दिस वेक्टर इन स्पेस ऑल्सो R3, ठीक है। तो ये इसके आंसर आएंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या जितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो उतने ही स्पेस में लाई कर रहा होता है ना, आसान बिल्कुल। तो आप क्या इसके अगर आंसर ठीक आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो आंसर है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर है u वेक्टर और एक कोई वेक्टर है v वेक्टर, ठीक है। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उन दोनों वेक्टर में, ठीक है, या कंपोनेंट जो हैं, अगर वो आपस में पहली बात तो सेम कंपोनेंट होने चाहिए, दोनों वेक्टर में क्या होने चाहिए, सेम कंपोनेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर है u वेक्टर, ठीक है, उसके अंदर कंपोनेंट हैं a b c, ओके, और एक कोई वेक्टर है b वेक्टर, उसके अंदर भी कंपोनेंट हैं a b c। तो ये u और v वेक्टर क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो कंपोनेंट हैं वो सेम हैं और आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल भी हैं। ध्यान रखना, सेम होने का मतलब ये नहीं है कि मान लो कोई एक वेक्टर है w, ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट हैं मान लीजिए हैं उसके अंदर b भी है, c है और a भी है, तो यहां पर कंपोनेंट तो सेम हैं, बट u और w जो वेक्टर है ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम भी होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये u और w वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 1 2 3 ये दो वेक्टर हैं, है ना, ये सपोज करो ये कोई u वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई v वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल है। लेकिन अगर मान लो कोई एक वेक्टर है u वेक्टर और एक कोई वेक्टर है v वेक्टर, उनमें कंपोनेंट तो सेम है, जैसे कि इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 3 1 2 है, तो इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। समझ आ गई बात। अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होती है। अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक करिए कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। उसने बोला है फाइंड एक्स वाई जेड इफ x माइनस वाई x प्लस वाई और g माइनस 1 इज इक्वल टू 4 2 3। ये दो वेक्टर आपस में इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई की एंट्री किसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इस 4 के इक्वल होगी, तो यहां पर बनेगा x माइनस वाई किसके इक्वल बना, 4 के, ठीक है, और x प्लस वाई किसके इक्वल आया, 2 के, ओके। एंड सिमिलरली z माइनस 1 किसके इक्वल आया, तो आंसर है 3 के, ओके। ये दोनों इक्वल वेक्टर है ना, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी। अब इन क्वांटिटी को आपस में सॉल्व करना है और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, एक्स वाई जी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो आंसर है x माइनस वाई प्लस इक्वल्स टू 4 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटी को आपस में सॉल्व करना है, तो ये इनको ऐड करा देता हूँ। ऐड कराऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, और ये x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और यहाँ से y इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है ना। 2 माइनस 3 कितना, माइनस का 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद z की वैल्यू निकालना ये आसान है,
क्या करना है, इस 1 को उधर ले जाकर प्लस करा दो सिंपल, तो g इक्वल्स टू 4। ठीक है, आसान है। तो x, y और z तीनों की वैल्यू आपको मिल गई, है ना आसान। तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इक्वल वेक्टर्स में जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। और ये बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जब दो वेक्टर इक्वल होंगे तो दोनों वेक्टर के स्पेस सेम होंगे, हाँ या ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दो वेक्टर अलग अलग स्पेस में है। मान लो कोई एक वेक्टर है जो R2 स्पेस में है और कोई एक वेक्टर है जो R3 स्पेस में है, वो कभी भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे वो डिफरेंट होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जो मैंने ये वेक्टर लिखा, तो बताओ इसका स्पेस क्या है, तो आप कहोगे R2 है। मैं कहूँ अगर एक वेक्टर और लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, इसका स्पेस क्या है, तो आंसर R3 है। तो जो R2 वेक्टर है वो किसी R2 वाले वेक्टर के ही इक्वल हो सकता है, R2 स्पेस वाले वेक्टर के। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है ये 3 स्पेस वाला वेक्टर 3 स्पेस वाले वेक्टर के ही इक्वल हो सकता है। तो इस बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब लिस्ट की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना सीख ही लिया था आपने। जैसे कोई एक वेक्टर है u 1 2, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये 2 स्पेस में है ना। अब आप चाहो तो इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में भी कर सकते हो। अब मैट्रिसेस क्या होती हैं, इनको हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चाहो तो इस लिस्ट को या इस वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2। ठीक है, आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया और इसके जो कंपोनेंट थे या इसके जो एलिमेंट थे वो यहाँ पर इस तरह से लिख दिए, और इस तरह के जो वेक्टर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रो वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को किसी रेक्टेंगुलर एरे में या मैं कहूँ मैट्रिक्स में रो में रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली आप सारे एलिमेंट को लिख रहे हो, तो उसे हम रो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है u वेक्टर 1 2 3 इसके कंपोनेंट हैं, तो इसको आप एक मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर जस्ट क्या लिखना है 1 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरा 1 2 3। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली इसको लिखा है तो आप इसको रो वेक्टर कहोगे। अब इसी चीज को, इसी वेक्टर को आप चाहो तो आप कॉलम में भी लिख सकते थे, तभी इसी वेक्टर को हम लोग कॉलम वेक्टर कहने लगेंगे। इस वेक्टर को आप चाहो तो कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि 3 कंपोनेंट को हमने एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कॉलम है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर कहेंगे। तो एक बात आ गई आपको समझ में। फिर से हमने स्टार्ट किया था लिस्ट से, फिर हमने एक फिजिक्स में वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया। अब हमने लिस्ट और वेक्टर, एरो वाले वेक्टर को, दोनों को समझ लिया कि वो दोनों एक ही बात होती हैं, बस उस एरो वाले वेक्टर का जो एंड पॉइंट होता है वही लिस्ट होती है। करेक्ट। अब उस लिस्ट को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रो में लिख रहे हैं तो रो वेक्टर कह देंगे, कॉलम में लिख रहे हैं तो कॉलम वेक्टर कह देंगे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे वेक्टर को मैट्रिक्स से लिंक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। ओके, तो अब आप वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। वेक्टर एडिशन और स्केलर से मल्टीप्लाई करना हमने देख लिया है। क्या देखा था हमने, एक बार फिर से रिवाइज करिए। देखिए, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसके ये एलिमेंट या कंपोनेंट हैं a1 a2 a3 n कंपोनेंट हैं, तो वो जो वेक्टर है वो Rn स्पेस में होगा। तो आप इसको बेसिकली समराइज कर रहे हो जो आपने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा वेक्टर है v वेक्टर, जिसके कंपोनेंट हैं v1 v2 v3 एंड सो ऑन bn तक। ठीक है, तो इसमें भी n नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है वो कौन से स्पेस में है, इन Rn स्पेस, यानी n स्पेस में है। तो ये दोनों वेक्टर n स्पेस में है। अब दोनों वेक्टर का एडिशन कराने के लिए ये बात मस्ट है कि दोनों वेक्टर सेम स्पेस में हो। अगर वो R2 में है तो दोनों R2 में हो, R3 में है तो R3 में हो, अगर Rn में है तो Rn में होने चाहिए। करेक्ट। अब इनका एडिशन कैसे कराया जाएगा वो हमने देख लिया। एडिशन कराना बिल्कुल सिंपल है, जो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं या करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट हैं, बस उनको ऐड करा देना है। a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन an bn, इस तरह से ऐड करा देना है। तो ऐड कराना बिल्कुल आसान है। ठीक है,
और ये बात ध्यान रखना, फॉर एडिशन नंबर ऑफ कंपोनेंट दोनों वेक्टर में सेम होनी चाहिए। ओके, अब मान लो अगर हमें मल्टीप्लाई कराना हो किसी स्केलर से, तो वो भी हमने देखा कि कैसे कराते हैं। तो देखो k का मल्टीप्लाई कराना है, सपोज करो किसी एक वेक्टर से, u वेक्टर से, है ना, तो कैसे कराओगे? तो जस्ट k का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करा दोगे, मल्टीप्लाई बाय k ईच एंड एवरी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो है ku होगा, इसका भी स्पेस चेंज नहीं होगा, ये स्पेस सेम रहेगा Rn। अगर मान लो ये जो k है वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव हुआ तो बेसिकली हमारा आंसर नेगेटिव u आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए -1 से हमने मल्टीप्लाई कराया u को, तो हमारा आंसर -u के इक्वल आएगा। और उस -u का मतलब ये हो गया कि -1 मल्टीप्लाई बाय u किया गया था। ठीक है, u किससे मल्टीप्लाई कराया गया था? -1 से, तभी हमारा आंसर क्या आया? -u आया। और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर की चेंज हो जाएगी, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कहीं पर u माइनस वी लिखा हुआ है, दो वेक्टर का डिफरेंस लिखा हुआ है, करेक्ट, तो उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, u वेक्टर आपको गिवन होगा, v वेक्टर आपको गिवन होगा, तो पहले आप v वेक्टर का क्या निकाल लेंगे? -v। v वेक्टर को मल्टीप्लाई करा लेंगे किससे? -1 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा? -v। तो अब u गिवन था, v गिवन था, v का आपने क्या बना लिया? -v। कैसे बनाया? -1 से मल्टीप्लाई करा के। फिर उस -v को आप ऐड करा दोगे किससे? u वेक्टर से। और ऐड कैसे कराते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराना। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, समझ आई बात? फिर से u और v दो वेक्टर गिवन थे, u में कुछ नहीं करना है, v को माइनस कराना है ना u में से, तो v का नेगेटिव निकाल लो। कैसे निकालोगे? -1 से मल्टीप्लाई कराकर, और फिर जो आंसर आया उसको u में ऐड करा दो। इस तरह से डिफरेंस निकाला जाता है। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे थोड़ी सी बात और क्लियर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास एक u वेक्टर गिवन है और एक v वेक्टर गिवन है। ओके, इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड कराना है, तो कैसे ऐड कराओगे? तो u प्लस v आपको ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में। कैसे निकालोगे? तो आंसर है करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको ऐड करा देंगे। तो 2 के साथ ऐड करा देंगे किसको? 1 को, 2 + 1। और 4 को किसके साथ ऐड करा दोगे? -6 के साथ, है ना। और -5 को किसके साथ ऐड कराओगे? 9 के साथ, ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर है कि इसका बनेगा 3, दिस इज -2 एंड दिस इज 4। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये u प्लस v का आंसर कितना आएगा? 3 - 2 4। आसान है। सिमिलरली मान लीजिए आपको कराना है 7u, 7 × u, आपको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना है इस वेक्टर का। तो 7 का मल्टीप्लाई u से कैसे कराओगे? तो आंसर है 7 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से करा देंगे, जैसे कि 2 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, है ना। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, 7 × 2 कराएंगे, 7 × 4 कराएंगे एंड 7 × -5 कराएंगे। ये सही लिखा? अच्छा, अब 7 × 2 ये कितना आया? 14। फिर यहाँ पर 7 × 4, ठीक है, कितना बना? 28। और ये 7 × -5, ठीक है, ये कितना बना? -35। ओके, इस तरह से आप 7u निकाल लोगे। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना भी आप देख रहे हो कितना आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव ऑफ v। अब किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे लिखेंगे? तो आंसर है -v जो है, इस बात का मतलब ये हो गया कि -1 से मल्टीप्लाई कराना है किसको? v वेक्टर को। अब -1 से मल्टीप्लाई कराओगे v वेक्टर को, अब ये -1 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। ठीक है, तो कैसे कराओगे? देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -6 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखो तो -v कैसे निकाला मैंने? -1 से मल्टीप्लाई कराया है इन सबको। ओके, अब इसके बाद इसको सब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा? -1 × -6 6 एंड -1 × 9 -9। ये ओके, इस तरह से आप -v निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको निकालना है 3u - 5v। क्या निकाल कर देना है? 3u - 5v। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कराना है u वेक्टर में। u वेक्टर है 2 4 -5
ठीक है, और -5 का मल्टीप्लाई कराना है v वेक्टर से। v वेक्टर कितना है 1, -6 एंड 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, ये 6 आ जाएगा, दिस इज 12 एंड दिस इज -15, ठीक है। और यहां पर 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना बनेगा 5, है ना, 5 बन जाएगा एंड दिस इज 30 एंड दिस इज 45, ओके, -30 एंड 45, ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो जैसे 6 में से 5 माइनस कराओगे कितना आएगा 1 बचेगा। अच्छा 12 में से माइनस कराओगे माइनस का 30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 30 प्लस होगा तो कितना बनेगा? तो आंसर 42 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस का 15 और माइनस का 45, ये दोनों सॉल्व करो तो कितना बनेगा? माइनस का 60 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास 3u - 5v का आंसर आ जाएगा। तो आपको एडिशन करना आ गया, स्केलर से मल्टीप्लाई करना आ गया, किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालना आ गया, ठीक है, और किसी भी दो वेक्टर को के स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना आ गया आपको, ठीक है। ये आपका वेक्टर एडिशन वाला पार्ट हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और कंसीडर करो कि मान लो आपके पास एक कोई वेक्टर है, इस वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड कराना है और फिर देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ये जो u वेक्टर है, u + 0 निकालना है आपको, 0 वेक्टर। तो देखते हैं क्या बनेगा, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक है, ठीक है, ऐसे। इसमें ऐड कराना है 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर जो होगा वो भी 0 0 0 एंड सो ऑन, कहाँ तक 0, ठीक है। तो ये भी Rn स्पेस में है, ये भी Rn स्पेस में है। जब आप इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कराओगे तो आप देखोगे a1 में 0 ऐड करेंगे तो a1 ही आएगा, a2 में 0 ऐड करोगे तो a2 ही आएगा, सिमिलरली a3 ही आएगा, एंड सो ऑन n तक। an भी 0 में ऐड करोगे तो an ही आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो बेसिकली ये आया। और ये जो आंसर है ये किसके इक्वल है? तो आंसर है ये तो एक u वेक्टर है। ये तो कौन सा वेक्टर है? u वेक्टर है। तो यहां पर क्या लिख लोगे? u। तो इसका मतलब हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना क्या, कि किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करने पर वही वेक्टर आ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखोगे कि किसी भी वेक्टर में अगर 0 वेक्टर ऐड किया जाए तो वही वेक्टर बन जाता है। समझ आया? आसान है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन कंसीडर करिए। अब क्योंकि आपने वेक्टर को समझ लिया है कि उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर ये कॉलम में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो ये बेसिकली आपको कॉलम वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो हमें 2 कॉलम वेक्टर गिवन है, u वेक्टर एंड v वेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना है? 2u - 3v निकाल कर देना है। तो 2u - 3v निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 को मल्टीप्लाई कराना होगा इस कॉलम वेक्टर से, 2 3 -4, ठीक है, एंड -3 इंटू v, ये वाला जो कॉलम वेक्टर है इससे मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ 4 6 एंड -8, ये आ गया। और यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये कितना बनेगा बताइए? माइनस का 9 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज -6, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस ही लिखा रहने दिया, इस पूरे -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। -3 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस बचेगा, ठीक है। तो -3 का अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया हमारा। अब इसके बाद इन दोनों कॉलम को ऐड करना, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कराएंगे। तो 4 के साथ ऐड कराएंगे -9 को, तो कितना आएगा? -5। 6 के साथ ऐड कराएंगे 3 को, कितना आएगा? 9। -8 के साथ -6 को ऐड कराइए, कितना बनेगा? -14, ठीक है। इस तरह से आप अपना आंसर निकाल दोगे। तो आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप चेक करते जाइए कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर ठीक आ रहे हैं, सारे आंसर ठीक आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बस इतना अगर आपको आता है तो आप पूरा AI ML का
बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच से ही आगे लेकर चलने वाला हूँ। ध्यान रखना इस बात का, ऐसा नहीं होगा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी होगी, पहले मैं उसको खुद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और फिर उसको कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल सिंपल बनाऊँगा। तो बिल्कुल इसी तरह से चलेगा। अब आपको ये इतना आसान लगेगा, इतना आसान लग रहा है, ये इतना आसान आपको तब लगेगा जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे, स्क्रैच से बिल्कुल। तो किसी भी टॉपिक को हम इसी तरह से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एडिशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को भी आपको ध्यान रखना है। थ्योरम्स का मतलब कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि मैंने अभी एक रिजल्ट निकाला कि u में या किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करो तो वो क्या बनता है, u बनता है, ठीक है, वही वेक्टर बन जाता है। तो इसी तरह से आप अदर और भी रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया था वो एक रिजल्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। अब जैसे u वेक्टर में v वेक्टर को ऐड कर लो और फिर उसके बाद किसी तीसरे वेक्टर w को ऐड कराओ, या पहले v और w वेक्टर ऐड कर लो और फिर उसमें u को ऐड कराओ, वो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसको ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। सिमिलरली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। मींस अगर ये u वेक्टर में v वेक्टर को ऐड कराएं या v में u को ऐड कराएं, वो एक ही बात है, ठीक है। ये लॉ क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ऑल्सो अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड कराएं तो वही वेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से किसी वेक्टर में एक वेक्टर, उसी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कराएं तो क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली आपके पास, ये इसका इनवर्स है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली किसी वेक्टर में उसी वेक्टर को ऐड कराने पर जीरो आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, उसका इनवर्स है, ठीक है। और ये u वेक्टर में कोई एक वेक्टर ऐसा ऐड कराए कि वही वेक्टर बन गया, तो ये आइडेंटिटी वेक्टर है वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से सिमिलरली बाकी और भी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए किसी स्केलर का मल्टीप्लाई u प्लस वी से कराएं, या मतलब पहले u प्लस वी निकाल लें और फिर k से मल्टीप्लाई कराएं, या k का पहले u से करा लें और k का v से मल्टीप्लाई करा लें और फिर ऐड कराएं, तो दोनों का आंसर सेम आता है। या आप एग्जाम्पल से कर करके देख सकते हो, ये आपका होमवर्क है। k प्लस k डैश मल्टीप्लाई बाई u। अब आप दो वेक्टर को ऐड, दो स्केलर को पहले ऐड करा लें फिर u से मल्टीप्लाई कराएं, या पहले उनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करा लें u से और फिर ऐड कराएं, तो वो एक ही रिजल्ट बनता है, सेम ही बात है। सिमिलरली अगर दो स्केलर का आपस में मल्टीप्लाई करा लें तब उसके बाद u वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं, या इस वाले वेक्टर का, इस वाले स्केलर का u से मल्टीप्लाई कराया और फिर उसके बाद आपने k से मल्टीप्लाई कराया। तो ये जो सारे रिजल्ट हैं, ये छोटी छोटी सी जो थ्योरम्स हैं, ये मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हो सर? मैं इसलिए प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी थ्योरम मैट्रिसेस वाले पार्ट में बहुत डिटेल में मैंने प्रूफ की हुई है। तो ये बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना, क्योंकि क्या स्टार्ट हो गया, मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। तो अब हम वेक्टर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारा मैट्रिसेस है। और मैट्रिसेस में सिर्फ यही थ्योरम नहीं, इससे भी और ज्यादा थ्योरम्स मैंने वहां पर डिटेल में प्रूफ की हुई हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको वहां पर अगर आपने पढ़ लिया तो ये थ्योरम के सारे प्रूफ ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए इनको अभी के लिए यहाँ पर अभी नहीं करते हैं, बाद में मैट्रिसेस के टाइम पर इसको बहुत डिटेल में करेंगे, ईच एंड एवरी प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर का किसी स्पेस में होने को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि R3 Rn है ना, किसी स्केलर से किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आपका वेक्टर का स्टार्टिंग हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका वेक्टर से, ठीक है। अब वेक्टर में हम और भी डिटेल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको और कौन से टॉपिक हैं जिन पर आप वीडियो चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई वैसे तो ये पूरा जो कोर्स है ये एक सीरीज है,
पूरा जितना भी मैथमेटिक्स है, एआई और मशीन लर्निंग के लिए जितना भी मैथ्स रिक्वायर्ड है, उसकी एक पूरी सीरीज है। इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक है जो आप बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।